हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, मैच द फॉलोइंग है। दीवानी, दीवानी को किससे मैच करेंगे? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ठीक है, दीवानी को मैच करेंगे राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर कौन थे? हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, टीपू सुल्तान। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। ठीक। फौजदारी अदालत, देखिए हम लोगों ने दो तरह की अदालतें देखी थी चैप्टर में, एक तो दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। दीवानी सिविल कोर्ट और फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट। तो फौजदारी को हम लोग क्रिमिनल कोर्ट से मैच कर देंगे। अब देखिए, रानी चेन्नम्मा, कित्तूर की महारानी, आपको याद आ गया होगा। तो इन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया था कित्तूर में। ठीक है, और सिपाही, सिपाही को क्या कहते थे? सेपॉय कहते थे। ये इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगैन विद द बैटल ऑफ। देखिए, जो बंगाल को जो जीता था, तो वहां पर पहला जो युद्ध हुआ था, आपको याद होगा 1757 वाला। कौन सा? प्लासी। अब देखिए, इसके बी पार्ट में हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ। ये कहां के रूलर थे? ये थे ये मैसूर के रूलर्स थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके सी पार्ट में क्या है? डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ। अब जब हम आपको चैप्टर समझा रहे थे, तो उसमें उस समय में एक बात बोल रहे थे, डल। डलहौजी में डल है ना, मतलब डल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का डी और एल, और इनका डल। डलहौजी में देखिए डी और एल को लीजिए, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डी और एल। डल डल, बस। तो मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया था? डलहौजी। ठीक है, ठीक है। मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, मराठा किंगडम्स जो थे वो मेनली किस पार्ट में लोकेटेड थे? तो वो था साउथ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, मेनली साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मराठा किंगडम्स लोकेटेड थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। बिल्कुल गलत है। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर स्ट्रांग कहाँ हुआ था? तब तो बहुत वीक पड़ चुके थे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फिर नेक्स्ट है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जब शिप्स यहाँ पर आए थे, उनके आने से पहले ही यहाँ पर पोर्चुगीज जो थे वो अपना डेरा डाल चुके थे। ठीक है, और बाकी जो डच थे, डच भी इंडियन ओशियन में ट्रेड की पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे थे। और थोड़े उसी के कुछ समय बाद में जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे वो भी सामने आ गए थे। तो ये बात गलत है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब। बिल्कुल सही है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के रूलर थे, बहुत ही वीर थे। तो ये ट्रू होगा। डी पार्ट देखते हैं, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड। ये भी बात बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी, नोट्स से मैंने पूरा चैप्टर समझाया है, वहां आप देख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। वो जिस टेरिटरी, जो टेरिटरी उन्होंने जीती, वहां पर कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उन्होंने किए थे। तो ये बात फॉल्स हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया।
यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो भी थी जितन वो उनको भारत में क्या चीज़ आकर्षित कर रही थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो व्यापार के लिए उनको आकर्षित कर रही थी। तो इसका आंसर होगा द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। यूरोप में यहाँ के जो फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता था उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी वहाँ पे। पेपर, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। पेपर, कार्डेमम एंड सिनेमन, अब देखिए मसाले हैं, मसालों के लिए तो हमेशा से ही जाना गया है भारत। पेपर, कार्डेमन एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड, और ये जो मसाले थे इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। दिस अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, बस इन्हीं चीज़ों ने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया की तरफ आकर्षित कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? जो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब्स के बीच, वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों थे? आखिर क्या उनमें मतभेद था कि जिसकी वजह से उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स थे? तो ये हम लोगों ने जब नोट्स से चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी बताया है हमने। बाकी देखिए मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट में समझाया है, वो आंसर बड़ा हो गया, लेकिन आपको देखिए एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से लिखना होता है। अभी आप क्लास 8 में हैं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप वहाँ पर 6 to 7 लाइन्स लिख देते हैं तो उतना सफिशियंट है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 मार्क्स में अगर आप 3 to 4 लाइन्स लिख देते हैं तो अभी क्लास 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना सफिशियंट है। तो मैंने इतने पॉइंट्स लिखवा दिए हैं आपको, जो भी एग्जाम में जिस हिसाब से भी पूछा जाए, तो आपको अगर लॉन्ग में आता है 5 मार्क्स का आता है तो आप उस हिसाब से आंसर लिखिएगा, वरना आप पॉइंट्स कम कर दीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा बड़े मैंने नहीं बनाए। तो आंसर इसका होगा द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वर बंगाल नवाब्स रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। ठीक है, जो बंगाल नवाब थे उन्होंने कंपनी को कंसेशंस देने से रिफ्यूज कर दिया था, मतलब कंसेशंस उनको नहीं दिए थे कंपनी को। वो शुरुआत में जब वो चाहते थे कि हमको बहुत ज़्यादा कंसेशन मिले, लेकिन बंगाल नवाब्स ने रिफ्यूज कर दिया कंसेशन देने से। फिर सेकंड पॉइंट, नवाब्स डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। कंपनी यहाँ पर ट्रेड करे, व्यापार करे, उसके बदले उस समय वर्ड बोला जाता था कि बहुत बड़े नजराने मांगने लगे। ठीक है, लार्ज ट्रिब्यूट्स मतलब अगर आप यहाँ व्यापार करेंगे तो उसके बदले हमको नजराना चाहिए, और नजराना में आप समझ सकते हैं कि उसके बदले इनको बहुत सारा पैसा चाहिए था। ठीक है, नवाब्स डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू माइंट कॉइन्स, और जो नवाब थे उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया था। कहा था आप सिक्के नहीं ढाल सकते यहाँ पर, मतलब आप सिक्के नहीं बना सकते, सिक्के बनाने से भी मना कर दिया था नवाब्स ने कंपनी को। नवाब्स स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। अब देखिए कंपनी यहाँ पर किलेबंदी करने लगी थी इंडिया में, तो नवाब जो थे बंगाल नवाब्स, उन्होंने इनको किलेबंदी करने से रोक दिया था। कहा था कि आप यहाँ पर किलेबंदी नहीं कर सकते। द कंपनी, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, द कंपनी ऑफिशियल्स रोट डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स। और देखिए जो कंपनी के जो अफसर थे, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उन लोगों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी नवाबों को और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक है, मतलब नवाब को, और जो नवाब के अंडर में जो भी अपने नवाब के अंडर में जो ऑफिसर्स होते थे उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो नवाब के लिए अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे, और जो उनके अंडर में नवाब के अंडर में जो अधिकारी आते थे उनको भी अपमानित करने का प्रयास किया था। नवाब्स एक्यूज्ड द कंपनी ऑफ डिसीट। ठीक है, जो नवाब थे उन्होंने कंपनी को धोखे वाली कंपनी करार दे दिया था। कहा था ये तो कंपनी धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया था कि कंपनी धोखाधड़ी करती है, ये धोखेधड़ी वाली कंपनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी मिल जाने के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ था? दीवानी मिलने के ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदे हुए थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दीवानी मिल जाने के बाद से अब कंपनी जो बंगाल के जो रिसोर्सेज थे और जो उनसे जो रेवेन्यू मिलना था, ठीक है, उसको यूज कर सकती थी आसानी से।
वो सब अब इन्हीं के हाथ में, दीवानी मिलने के बाद से ये जो रेवेन्यूज वगैरह थे ये सब कंपनी के हाथ में ही आ गए थे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको पैसों की। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब शुरुआत में जो प्रॉब्लम रहती थी कि इनको यहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे यहाँ से ट्रेड करने के लिए कॉटन और ये सब चीज़ खरीदने के लिए इनको मंगवाना पड़ता था, गोल्ड मंगवाना पड़ता था इंग्लैंड से, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन दीवानी मिल जाने के बाद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है। अब जो रेवेन्यूज थे इनकी मदद से वो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स खरीद सकते थे यहीं पर रहकर, कुछ भी बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पैसा। इन इंडिया मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द, और कंपनी के जो ट्रूप्स थे, कंपनी की जो सेना थी उसको, उसके मेंटेनेंस पर भी पैसा लगता है, सेना के मेंटेनेंस पर। अब वो रेवेन्यूज जो है उसमें भी सेना को अपनी मेंटेन करने में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। और जो ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे और ऑफिसेज बना रहे थे अपने, ठीक है, कलकत्ता में, तो ये रेवेन्यूज का यूज करके सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई आसानी से। इनको जो है पैसा अवेलेबल हो गया, इनको रुपए अवेलेबल हो गए क्योंकि दीवानी मिल चुकी थी, तो इन्होंने वो पैसा कंपनी के जो फोर्ट बना रहे थे उसमें लगाया और जो ऑफिसर्स बना रहे थे कलकत्ता में उसमें लगाया। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम समझाना है, आखिर ये क्या था। तो ये जब आपने अगर जो मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है नोट्स से, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए जाके, मैंने वहाँ पर लिख कर इसका नोट्स क्योंकि बनाए हैं सारे, तो लिख कर मैंने अच्छी तरीके से सब्सिडियरी अलायंस समझाया है। वहाँ से आप देखकर पूरा वहीं लिख दीजिए आंसर और समझ लीजिए। अगर आपने नहीं देखी नोट्स वाली वीडियो तो प्लीज़ देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन रूलर्स। मतलब कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। भारतीय राजाओं के शासन का मतलब आप समझे, मतलब कंपनी से जस्ट पहले जो, कंपनी के आने से पहले जो यहाँ पर राज्य इनका चल रहा था, उन राजाओं की बात चल रही जो ब्रिटिश से जस्ट पहले थे यहाँ पर, जैसे मुगल्स हो गए, ठीक है, और बाकी नवाब ववाब हम लोगों ने पढ़ाई है इस चैप्टर में। तो इन आंसर द इंडियन रूलर्स हैड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ठीक है। इंडियन रूलर्स के भी रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हुआ करते थे, यूनिट्स हुआ करती थी अपनी अपनी टेरिटरीज की, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं थी, इतना प्रभावी नहीं थी वो। द ब्रिटिश मेड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ब्रिटिश ने नया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, प्रशासनिक जो डिवीजन किया, जो यूनिट बनाई, उसको इन्होंने नाम दिया प्रेसिडेंसीज। हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रेसिडेंसीज के बारे में पढ़ा था ना, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो इन्होंने जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन्होंने किया उसको प्रेसिडेंसीज कहा गया, ठीक है, और प्रेसिडेंसीज का गवर्नर होता था एक, ठीक है। देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स लुक्ड आफ्टर बाय कलेक्टर्स, और डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे जिनको कलेक्टर देखता था, मतलब वहां से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, टैक्स का कलेक्शन होता था, ये करता था। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर होता था इसको भी मेंटेन करने का काम कलेक्टर का हुआ करता था। फिर सेकंड नंबर पे आज की डेट में देखिए डीएम होते हैं, पहले कलेक्टर हुआ करते थे। सेकंड नंबर पे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो होता था वो हेड होता था डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, अंडर द इंडियन रूलर्स द जुडिशरी वॉज नॉट मच सिस्टमेटिक। इंडियन रूलर्स के अंडर में जो जुडिशरी थी वो इतना सिस्टमेटिक नहीं थी, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ब्रिटिश की उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक कर रखा था, एक्ट्स वगैरह, रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह भी लाए थे। और फिर देखते हैं आंसर मैंने लिखा है थोड़ा सा, द सेम कोर्ट वॉज देयर टू हियर बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो जो इंडियन रूलर्स के अंडर में जो जुडिशरी थी उसमें सिविल केसेस हों चाहे क्रिमिनल केसेस हों, उनको एक ही कोर्ट में सुना जाता था। बट द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम, लेकिन ब्रिटिश ने एक प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम स्थापित किया था। दे एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट, चैप्टर में पढ़ा था मैंने, नोट्स में लिखा भी था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की थी। और दे एस्टैब्लिश सेपरेट क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, सेपरेट क्रिमिनल और सिविल कोर्ट भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश की थी। एक साथ नहीं सुना जाता था मामला, क्रिमिनल कोर्ट का अलग होता था, सिविल कोर्ट का मामला अलग होता था। बाकी अपील कोर्ट्स भी इन्होंने बनाई थी। तो इस तरह से बड़ा सिस्टमैटिक वे में जुडिशरी सिस्टम बनाया था। अब इतना इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिस्टमैटिक वे में था तो न्याय व्यवस्था ब्रिटिश में बहुत अच्छी चल रही थी, ब्रिटिश राज में ऐसा कुछ नहीं था, करते वो अपनी मनमानी ही थे, क्योंकि
कई सारे एग्जांपल्स हमने चैप्टर में देखे, अभी आगे और पढ़ेंगे कि कितना जो है उन्होंने व्यवहार बर्बर तरीके से व्यवहार किया था इंडियंस के साथ में। तो लेकिन हाँ, दिखाने के लिए, दिखावे के लिए तो बड़ा सिस्टमेटिक वे में था ना ये जुडिशरी सिस्टम, पूरा सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट भी बना हुआ, सेपरेटली क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किए, और अपील कोर्ट भी एक बना रखा था। तो ये देखने में तो सिस्टमेटिक ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डिस्क्राइब द चेंजेस अकर्ड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। जो कंपनी की आर्मी का कॉम्पोजिशन, जिस तरह की आर्मी थी, तो उसमें क्या चेंजेस आए वो हमको बताना है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, द कंपनी बिगैन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। अपनी खुद की आर्मी के लिए इसने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, विच केम टू बी नोन एज द सेपॉय आर्मी, जिसको कहते थे सेपॉय आर्मी। सेपॉय आर्मी का मतलब सिपाही आर्मी, सोल्जर्स वाली आर्मी। एज द वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s। अब देखिए, युद्ध की जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वो सब उनमें चेंज आते रहते हैं। तो 1920 से जैसे वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज चेंज हुई, तो फिर इन्होंने क्या किया, जो इनकी सेना में जो घुड़सवार हुआ करते थे, जो इनकी सेना में, यहाँ पर लिखा हुआ है कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब घुड़सवार, तो उनकी जो डिमांड, उनकी जो नीड थी वो कम होने लगी, तो उनका रिक्रूटमेंट भी ये कम करने लगे, क्योंकि युद्ध की टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी। पहले हुआ करता था कि घोड़े पर बैठ के लड़ाई की जाती थी, लेकिन अब वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी थी। फिर थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब देखिए, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इन्होंने एक यूनिफॉर्म आर्मी कल्चर, मतलब समरूप सैनिक संस्कृति, समरूप का मतलब एक जैसी सैनिक संस्कृति इन्होंने शुरू कर दी थी। सोल्जर मतलब अब ये यूरोपियन स्टाइल में इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब क्या होता था, अब जो सिपाही होते थे उनको यूरोपीय ढंग से, यूरोपियन तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और उनको अभ्यास करवाया जाता था, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता था, ठीक है, ड्रिल का मतलब अभ्यास, और डिसिप्लिन सिखाया जाता था। दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर, ठीक है, जिसने इनके जीवन को पहले से ज्यादा नियंत्रित कर दिया था, पहले से ज्यादा रेगुलेटेड कर दिया था। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप नोट्स वाली, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मैंने नोट्स से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देखिए जाकर, और फिर मैंने इसकी एक्सरसाइज करवाई है, उसमें सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।